प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने रविवार के कार्यक्रम में। विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है, आप लोगों को भरोसा नहीं होगा, इनसे मैंने डेट ऑफ बर्थ मांगा है। तो इस बात से आप लोगों को कम से कम ये बात पता हो जानी चाहिए कि जो व्यक्ति कुंडली विश्लेषण का अधिकृत है, जिसकी कुंडली मुझे चुननी है, मैं प्रत्येक लोगों की प्रतिक्रिया रोज दिन अवश्य देखता हूं, उनको कमेंट भी मैं ही करता हूं और साथ ही साथ ये बात भी अवश्य जान लेने के लिए काफी होगी कि मैं उनसे जब आवश्यकता पड़ती है कि इस व्यक्ति की कुंडली मुझे देखनी है रविवार वाले फ्री कुंडली अध्ययन में, मैं उसे स्वयं संपर्क करके कहता हूं कि आप अपनी कुंडली भेजिए। इनकी कुंडली, जिनकी कुंडली मैंने चुनी है, ये पिछले कई रविवार से मैं इनकी कुंडली लेने वाला था, पर इनका डिटेल ही नहीं मिल रहा था क्योंकि पता नहीं वो गायब हो जाते हैं कहीं। कल शाम को इन्होंने मुझे कमेंट में लिखा कि पंडित जी इस बार तो मेरी कुंडली ले लीजिए, आप मेरी कुंडली नहीं चुन रहे हैं। मैंने लिखा आप अपना डिटेल भेजिए क्योंकि मैं ढूंढ रहा हूं पर मिलता नहीं है। तब जाकर के इन्होंने अपने पति की कुंडली मुझे भेजी है। ये कुंडली आशा इंग्लिश सीखीबा ऐसा करके एक आईडी है, उन्हीं की है। और ये कुंडली AASA ENGLISH पता नहीं यही है या अंग्रेजी में कुछ दूसरा पढ़ रहा हूं। 14 जून 1970 रात को 1:05 पूरी उड़ीसा से ये कुंडली आई है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जैसा कहा है, मनुस्मृति की एक बात मैं बताऊंगा। वस्तुतः वेद, धर्म, शास्त्र, स्मृतियां, आरण्यक, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण उपपुराण जितने भी हैं, ये सब हम मनुष्यों को प्रवृत्ति मूलक और निवृत्ति मूलक मार्गों का ज्ञान कराते हैं। कौन सी चीज हमें ग्रहण करनी है और किसका परित्याग करना है, किसका ज्ञान आवश्यक है और किसके बारे में हमें उसकी महिमा मंडित करनी है। स्मृति ग्रंथ में यह बात लिखी गई है कि हमेशा ही, ध्यान से समझिए मेरी तरफ देख के, हमेशा ही धर्मशास्त्रों का, पुराणों का जो 18 पुराण हैं, उपपुराणों का, स्मृति ग्रंथों का, उपनिषदों का, रामचरितमानस, महाभारत, भागवत, महापुराण आदि सदग्रंथों का किसी भी तरीके से अतार्किक होकर के या विपरीत तर्क करके उनका खंडन नहीं करना चाहिए। वस्तुतः ऐसा करने वाला पाप का भोगी तो होता ही है। उसके उपरांत ये बात उसमें लिखी गई है कि हमेशा अपने भारतीय जो हमारी मूल के सदग्रंथ हैं, जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, इनका महिमा मंडन ही करना चाहिए। इनका कभी भी कुतर्क से युक्त होकर के कि ये बात यहां क्यों लिखी है, ये बात यहां क्यों लिखी है, ये बात इसका अर्थ है, ये गलत अर्थ है, ये इसका कुछ अलग अर्थ होना चाहिए, ये यहां पे ये बात नहीं लिखी गई है, आदि आदि। आपको मैं एक बात बड़ी अद्भुत बताऊं, प्रत्येक मनवंतर में और प्रत्येक युगों में हर बार कहीं वही बात किसी दूसरे तरीके से उपस्थित की गई है, फिर दूसरे मनवंतर में वही बात किसी दूसरे तरीके से उपस्थित की गई है। हर बार वो कथा बदलती है और हर बार उसके पात्र तो वही रहते हैं, पर उनके साथ विपरीत जो घटनाएं घटती हैं वो कई बार कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूलता में घटती हैं, मतलब वो बदलते रहते हैं, ऐसा है। तो हमें कभी भी कुतर्क का सहारा नहीं लेकर के उनको हमेशा ही श्रद्धा का और सम्मान का भाव ही रखना चाहिए। अपने सदग्रंथों की बात मैं कर रहा हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और उनका आदर कैसे होता है? उनका आदर होता है उनके अध्ययन से, उनके अध्यापन से, उनके श्रवण से, उनके मनन से, उनके चिंतन से, उनके लिखे गए, उनकी वाणी का अपने जीवन में इस्तेमाल और उपयोग कर लेने से। ऐसा नहीं खाली पढ़ लिया और फिर इस्तेमाल नहीं किया, या फिर उनका कभी भी उसको अपने जीवन में उतारा नहीं, तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं अब आपको मीन लग्न की कुंडली पे लेके आता हूं। आशा जी, आपने मुझे पिछले कई दिनों से लिखा है, आपकी कुंडली बहुत पहले चुन ली जानी चाहिए थी, पर अभी तक नहीं चुनी गई। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखा करिए। कुछ ना लिखते हैं तो जय श्री कृष्णा भी लिखेंगे, तो मैं हमेशा देखूंगा
कि इस व्यक्ति ने मुझे प्रतिक्रिया प्रत्येक दिन लिखी है, प्रत्येक दिन इसका कमेंट आया है, इसकी कुंडली अवश्य चुनी जानी चाहिए। आइए, बहुत हो गई भाषणबाजी। अब मैं आपको, भाषणबाजी नहीं है दरअसल, ये महत्व की ही बात है। लग्न मीन का बना, मतलब ये 12वें भाव की मूलतया राशि है जो बदलने वाली है बार बार, और ये लग्न में बन गई। इसके अधिपति गुरु अष्टम भाव में बैठ गए तुला राशि में, तो व्यक्ति कई बार व्यापार या कई बार अपने खुद के कारोबार में लिप्त रहता है। शनि नीच के, मंगल नीचाभिलाषी, शुक्र बहुत अच्छे नहीं बैठे हैं, क्योंकि मैंने बात बताई थी कि पंचम भाव के अकेले शुक्र बहुत बार अच्छे परिणाम नहीं करते देखे जाते हैं। पंचम भाव के अकेले गुरु भी बहुत अच्छे परिणाम नहीं करते देखे जाते हैं। पंचम भाव के गुरु ज्ञान के लिए बड़े अच्छे होते हैं, पर संतान के लिए कई बार कमजोर परिणाम देने वाले हो जाते हैं। मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। यहां सूर्य और बुध की जो स्थिति बनी है, ये जातक को कम्युनिकेशन और सांसारिक सुखों में, और इसका प्रभाव भाग्य भाव पे पड़ेगा, तो व्यक्ति को भाग्यशाली, धर्मज्ञ, धर्मनिष्ठ, कर्तव्य को समझने वाला, अपने अधिकारों को समझने वाला, और बहुत ही चरित्र को संतुलित करके जीवन को जीने वाला, कृतज्ञ और कृतज्ञता से युक्त होता है। कई बार उसके भोजन थोड़े अटपटे हो सकते हैं, क्योंकि गुरु और सूर्य का जो संबंध है वो 6वें 8वें का बन रहा है। गुरु के ऊपर राहु की दृष्टि जा रही है, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि जा रही है, और 6वें भाव के अधिपति सूर्य से ये केंद्र में है। इस वजह से अपने व्यय को संतुलित करने की आवश्यकता है, अपने जीवन में आशावादी प्रवृत्ति को बना करके रखने की आवश्यकता है, अपने स्वास्थ्य से संबंधित जिसमें पेट हो सकता है तो कमजोर ना हो, नेत्र और नेत्र से संबंधित कोई समस्या ना हो, और साथ ही साथ क्रोध के साथ घर में कलह और कम पैसों पर जीवन बिताने की स्थिति न हो, इसके लिए मेहनत करने की आवश्यकता हमेशा ही रहेगी। गुरु के ऊपर राहु और शनि जैसे दो पापक ग्रहों का प्रभाव गुरु के प्रभावों को कमजोर कर सकता है। इसके कारण हमें हमेशा ही अपने गुरुजनों का, अपने क्षेत्र के देवी देवताओं का, जहां आप जगन्नाथपुरी में हैं, जगन्नाथपुरी की तो बात ही अलग है, वो तो साक्षात वहीं पे, ये जो हमारे यहाँ का कोहिनूर हीरा है, आप लोगों को बड़ी अद्भुत बात बताऊं, हमारे यहाँ का जो कोहिनूर हीरा है, जिसे आज अमेरिका, पता नहीं इंग्लैंड में है ना, कहाँ है, किसी दूसरे देश में है, वो वहीं का था। वस्तुतः वहीं के कोहिनूर हीरा का प्रादुर्भाव वहीं पे हुआ, वो वहीं पे रखा जाता था, और जहां जहां वो कोहिनूर हीरा गया है उसने उसकी बाट लगा दी है। पहले मुगल काल के पास, मुगल राजाओं के पास था, देखो उनका हालत क्या हुआ, उनकी हालत बदतर हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने लिया, अंग्रेजों की हालत देखो, वो संपूर्ण विश्व पे एक छत्र राज्य करते थे, आज वो टापू में बन करके सिमट करके रहे हैं। तो ऐसे वो सिर्फ भारत ही उसको पचा सकता है, भारत वर्ष की भूमि ही है जो कोहिनूर हीरा का सच्चे मार्ग में स्वागत कर सकती है। तो यहाँ पे मंगल का प्रभाव दशम भाव पे, ये बहुत अच्छी होगी बात, व्यक्ति के कर्मठ होने के लेकर के। लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना, शुक्र और गुरु का केंद्र में बैठना व्यक्ति को अनुभवी और सांसारिक सुखों का भोक्ता, साथ ही साथ श्रेष्ठ दाम्पत्य का इशारा। जहां पंचम भाव बहुत अच्छा बना है, सप्तम भाव बहुत अच्छा बना है, पंचम भाव थोड़ा कमजोर, क्योंकि पंचमेश या पंचम भाव में अष्टम भाव के अधिपति बैठ गए हैं, और यहां पे इस भाव के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। चतुर्थ के मंगल बहुत अच्छे नहीं होते, इस कुंडली के लिए वो भाग्य भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं, तो व्यक्ति पिता का और माता का आदर करने वाला होता है। मेरी तरफ देखिए, भाग्य भाव के अधिपति अगर आपकी कुंडली में भी चतुर्थ स्थान में बैठे हैं तो आपका पुत्र आपका आदर करने वाला, और व्यक्ति स्वयं भी माता और पिता का सत्कार करता है, उनकी सेवा शुश्रूषा में कोई कमी नहीं छोड़ता है। गुरु का प्रभाव और राहु का प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करेगा, इस वजह से जीवन में कभी कभी विलक्षण तत्वों की कमी देखी जाती है। कई बार जीवन का होप, ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति, विचार गम्यता, जीवन को सही तरीके से समझने की हालत और संपूर्णता का एहसास कई बार कम कराता है। जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में नीच के शनि और गुरु की दृष्टि व्यक्ति को सरकारी नौकरी के निकट या कई बार सरकारी नौकरी के सन्निकट जाकर के वापस लौटने वाला, और उसके साथ सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के बाद व्यक्ति को गंभीर थोड़ा कम बना देता है, या उसके धन आने और धन जाने की गति को कमजोर करता है। अगर आपके गुरु के ऊपर
राहु और शनि जैसे दो पापक ग्रहों का प्रभाव होगा, जैसे राहु ने देखा है और शनि ने देखा है, और ये गुरु बैठे हैं चित्रा नक्षत्र के, जिसके अधिपति मंगल नीचाभिलाषी हैं और वो राहु से प्रभावित भी हैं। इसका अर्थ होगा कि गुरु राहु के संपर्क में है तो जीवन में अब आपको बहुत ज्यादा संतुलित और मेहनत करने की आवश्यकता होगी, नहीं तो ये कभी भी आपको परेशान करने के लिए काफी होगा। वस्तुतः यहां से आपको सरकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसी भी देश में जाकर के आप उस देश की सरकार से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यापार आपका बहुत अच्छा चलता रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण रहती है और व्यक्ति चिंतन करता रहता है। थोड़ी बहुत चिंता तो उसको हमेशा ही किसी न किसी चीज की लगी रहती है, और रोग व्याधि भी थोड़ी सी घर में रहती है। कलह का वातावरण मंगल तैयार करते हैं, इस वजह से घर से बाहर निकलने से पहले अपने कुल देवता की पूजा, घी का दीपक, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि अवश्य करना चाहिए। अभी शनि की दशा चल रही है, अमोघ शिव कवच का पाठ भी करना चाहिए और एक लाजवर्त अवश्य धारण कर लेना चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि आपके दिमाग में जो अव्यवस्था मची हुई है, जो काम आप शुरू करना चाहते हैं वो कई बार होता ही नहीं है, पता ही नहीं चलेगा कि शुरू करूं तो कहां से करूं, और एस्टेब्लिशमेंट कमजोर होती है। जहां आप दिमाग कई बार बहुत ज्यादा बेहतर लगाने की कोशिश करते हैं, वहां आपको निराशा हाथ लगती है। कई बार सारे काम अंतिम में जाकर के बिगड़ जाते हैं। शनि राहु केतु की दशाएं जातक को इस कुंडली में परेशान करने वाली हो सकती हैं। हालांकि राहु आपको कई बार सामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहने वाले और समाज में प्रतिष्ठापन बनाने वाले बन रहे हैं, पर वो भी और भी ज्यादा अच्छी बात हो सकती थी अगर ये गुरु यहां नहीं बैठे होते। हालांकि शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है, शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह का बैठना अच्छा होता है। विषम संख्या की राशि में पाप ग्रह का बैठना अच्छा होता है, विषम संख्या की राशि में पाप ग्रह का बैठना अच्छा होता है। शुभ ग्रह की राशि में अब यहाँ पे सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, वृषभ राशि में स्थिर राशि है और पंचम भाव में बैठे हैं, इस वजह से संतान वगैरह में कभी कभी थोड़ी सी समस्या बनती है। संतति के साथ मतभेद ना हो और उनके साथ बहुत अतिरेक ना हो किसी भी चीज की, या तो प्रेम है या तो झगड़ा है या लड़ाई है या मतभेद है, तो वो बहुत ज्यादा उसको बड़ा ना हो, इसका ध्यान रखना चाहिए। अब आपको मैं इनकी कुंडली की पंचांग से परिचय करा देता हूं। कुछ लोग ये कहते हैं, जैसे परसों मेरी बात हो रही थी किसी माता जी से विदेश में, तो उन्होंने कहा कि मैं आपका कार्यक्रम देखती हूं पर मुझे कुछ भी समझ में कई बार नहीं आता है। मैंने कहा क्यों, मैं तो ऐसे ही सामान्य ही बोलता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप बोलते हैं शुक्ल पक्ष, आप बोलते हैं कृष्ण पक्ष, आप बोलते हैं वार शनिवार, आप बोलते हैं रविवार, ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैंने कहा इतनी तो हिंदी अवश्य ही पता होनी चाहिए, चाहे आप कहीं के भी हो, भारत में ही भारत के हैं तो। ज्येष्ठ माह का जन्म मतलब व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा तब उसका धन बचेगा। उत्तरायण में जन्मे हैं तो पिता का सुख और व्यक्ति का आत्मबल और साथ ही साथ धन के आने की गति और उसका गंभीर होना, बाकी चीजें तो ठीक है पर वो गंभीर और भी हो सकता है, उसकी वाणी और भी ज्यादा प्रभावित करने वाली होनी चाहिए। अगर हो सके तो उस पर काम कर लेने की आवश्यकता है। शुक्ल पक्ष ग्रीष्म ऋतु, इस वजह से व्यक्ति में गंभीरता थोड़ी कम है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के पास धन संचयन की प्रवृत्ति होती है और शनिवार के जन्मे होने से व्यक्ति दुखी होता है, थोड़ा सा वो असंतोषी प्रवृत्ति का भी होता है, या कई बार भक्ष्याभक्ष का सिद्धांत उसको पता नहीं होता क्या खाना है और क्या नहीं ग्रहण करना है। शुक्ल पक्ष के दशमी तिथि के चंद्रमा सरकारी नौकरी का योग और सरकारी क्षेत्रों का लाभ देते हैं और ये आपके जीवन में धन भाव को और साथ ही साथ आपके जीवन के पंचम भाव को, यानी कि संतान, यश, कीर्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, प्रेम और कम से कम भूषण, आभूषण आदि से युक्त रखने वाले होते हैं। मतलब ऑर्नामेंट्स जिसको बोलते हैं ना, जैसे कि गहने और चल अचल संपत्ति में मंगल का प्रभाव और शनि का प्रभाव। अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव पे मंगल और शनि का प्रभाव हो और गुरु जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो पर राहु भी देख रहे हो, पर राहु की दृष्टि यहां पे खराब नहीं होगी, इस वजह से व्यक्ति चल अचल संपत्ति का भोक्ता अवश्य बन सकता है। और यह काम शनि, बुध, मंगल और राहु केतु की दशाओं में संभव है। गुरु भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। व्यक्ति के जीवन में अप्रत्याशित घटनाएं घटित होती रहती हैं, कई बार बेवजह की चिंताएं बनी रहती हैं, कोई ना कोई समस्या आने वाली या छोटी मोटी समस्याओं में व्यक्ति उलझा रहता है और कई बार उसके मन मुताबिक घटनाएं नहीं होती हैं जीवन में, जिसको लेकर के वो कई बार व्यथित और चिंतित होता रहता है, ऐसा मैं कह सकता हूं। व्यतिपात योग और वज्र योग हस्त नक्षत्र में जन्मे होने से व्यक्ति भुजाओं का मालिक होता है, कम्युनिकेटिव होता है, यह भी भाव यहाँ पे बहुत बढ़िया है। एक जगह से घूम घूम करके भी यात्रा अगर करनी हो तो कोई संकोच वाली बात नहीं है।
लग्न पे चंद्रमा की दृष्टि पत्नी का प्रेमी और व्यक्ति को खुश मिजाज प्रेमी किस्म का और हठी नहीं बनने देता। वो सामंजस्य बना करके चलता है, दूसरे की भी समस्या को अपनी समस्या समझता है और कई बार दूसरे के लिए अपनी जेब को ढीला कर देता है। ऐसी अवस्था में कि अगर मीन लग्न की कुंडली बनी है तो हमें बहुत ज्यादा दुखी होने से कोई मतलब नहीं रखना चाहिए। जितना भी हो हमें खुश रहना चाहिए। व्यक्ति का संबंध कभी किसी के साथ खराब ना हो, क्योंकि वैश्य वर्ण और देवगण के हैं तो सात्विकता है और राजसिक तत्वों का प्रभाव है। मतलब आपको खाओ पियो मौज करो के सिद्धांत से उठ करके सबको जियो और जीने दो और अपने जीवन में धर्म, अपने जीवन में गाय, अपने जीवन में गंगा, अपने जीवन में ग्रंथ, अपने जीवन में गुरु और अपने जीवन में सद विचारों का आगमन कैसे करना है, इस पे दिमाग लगाइए। क्योंकि लग्ने षष्ठम में बैठे हैं, राहु से दृष्ट हैं, ऐसी अवस्था कई बार आपके प्रभावों को कमजोर करने में काफी है। धन भाव, अब मैं नक्षत्रों की बात करूंगा। सूर्य के पास बल बहुत बढ़िया है, ढलान पे है, इस वजह से आत्मबल कभी कभी कमजोर हो सकता है। धन आने की गति कभी कभी कमजोर हो सकती है। व्यक्ति कई बार जिद्दी और थोड़ा गंदा रहने वाला होता है। अगर ये बात है तो उसको कम कर लेने की आवश्यकता है। अपने घर की सफाई आप खुद से करिएगा तो चतुर्थ स्थान के मंगल आपको कष्ट नहीं देंगे, ये बात याद रखने वाली है। चंद्रमा की स्थिति प्रभावित करने वाली है, मजबूत है और युवावस्था के हैं, इस वजह से उनके ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। आगे गुरु इसका सन्मार्ग दिखाएंगे। नवांश कुंडली में गुरु तुला राशि के, यहां भी तुला के ये वर्गोत्तम हो जाएंगे। अब बात वर्गोत्तम की होती है। अगर जन्म कुंडली वर्गोत्तम लग्न का निर्माण कर रही है, जैसे कि यहां गुरु, यहां भी गुरु, यहां सूर्य 6 नंबर के, यहां सूर्य वृषभ राशि के, 4 घर आगे बैठे हैं, 2 3 4 5 6, मतलब वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या, यहां सूर्य कन्या राशि के त्रिकोण में गए हैं तो सूर्य का प्रभाव ठीक होगा। यहां गुरु तुला के थे, यहां भी तुला के हैं, यहां राहु कुंभ के थे, यहां मकर के हैं तो थोड़ी कमजोरी होगी। यहां शनि वृश्चिक राशि के हैं, यहां शनि मेष राशि के हैं। इसका अर्थ है कि वो अपने भाव से 7 से 8 घर आगे गए हैं, मतलब 7 घर यहां 8वें घर में गए हैं। इस वजह से कई बार वो जीवन में अपनी दशाओं में व्ययशील और व्यय के आने के योग लगाते हैं। मन किचकिच रहता है, वाणी प्रभावित नहीं कर पाती है, व्यापार और धन कई बार असंतुलन में जाता है। हालांकि गुरु की दृष्टि वहां पे है, इस वजह से सावधान रहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। माता जी के साथ अपने संबंध बेहतर बनाइए और उनके साथ कैसे विचारों का आदान प्रदान बढ़ाया जाए, इस पे फोकस करने की आवश्यकता आपको है। अपनी वाणी को और भी ज्यादा गंभीर और तल्लीन बनाइए और काम को फोकस करके काम करिएगा तो आपकी दूसरी भाव की स्थिति जन्म कुंडली में कमजोर नहीं होगी। ये बात इतनी कही। मंगल यहां कुंभ के बैठे हैं और यहां 3 के, यहां नवम पंचम में, इसका अर्थ होगा कि मंगल की दशा आपके लिए लाभदायक हो सकती है। इस कुंडली के लिए मंगल लाभदायक होते हैं। धन और भाग्य भाव के अधिपति होकर के चतुर्थ में बैठे हैं। वस्तुतः ये कई बार आपको परेशान करेंगे भाव से अच्छे नहीं होने के कारण, पर नेचुरल वो उनका बिहेवियर आपके पक्ष में ही रहेगा। वो काफी हद तक आपको ग्रह बल देगा। थोड़ी बहुत प्रभाव अगर उनके कमजोर होने को दिखे तो कम से कम बजरंगबली का दर्शन, लाल पुष्प की माला, लाल वस्त्र का धारण करना, सूर्य को अर्घ देना, अमोघ शिव कवच का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ इसमें आपकी मदद कर सकता है। शनि वाणी का प्रभाव मैं बार बार बोल रहा हूं। धन ठीक है, आप उसको और भी ज्यादा संतुलित कैसे कर सकते हैं, इस पे विचार कर लेना चाहिए। दशमांश कुंडली में नीच के बुध कई बार व्यापार को गड़बड़ित करेंगे और यहां पे बहुत सारे ग्रहों के प्रभाव से यहां भी गुरु तुला के, आप व्यापार ही करिए। अगर नौकरी भी करते हैं तो साइड से भी कोई बिजनेस अवश्य करिए जो जिसपे सिर्फ आपका और सिर्फ आपका अधिकार हो। ये थोड़ी गड़बड़ कर रही है चीजें। यहां शनि वृश्चिक के हैं और यहां चंद्रमा मिथुन के आ रहे हैं और वस्तुतः मंगल और चंद्रमा का संबंध ठीक है। यहां बुध नीच के, यहां भी बुध नीच के और यहां पे बुध वृषभ राशि के। थोड़ी सी गड़बड़ी बुध को भी मैं देख रहा हूं। इस कारण से व्यक्ति को माता के सुख में और मेंटल पीस में कमजोरी देखी जाती है। आपका मन शांत नहीं है, घर में कलह है, उसको ठीक करिए और अगर कोशिश करिए कि घर में अगर माता जी हैं तो उनको हड्डियों का बीमार होना उनको परेशान कर सकता है। ये आपकी कुंडली में अब मैं दिन वगैरह बता देता हूं। अब वस्तुतः इनकी कुंडली में जब आप देखेंगे, नवांश कुंडली में लग्न के अधिपति का पंचम भाव को देखना, यह दाम्पत्य को सुखद रखता है। भाग्य भाव के अधिपति बुध जो है वो जन्म कुंडली में नीच के बैठे हैं, इस वजह से, और सूर्य और बुध यहां पे एक दूसरे से आमने सामने हैं। इसका अर्थ होगा कि कम से कम व्यक्ति के पास कभी कभी जीवन में और दाम्पत्य में जुड़ने के बाद
छोटी मोटी घटनाएं घटित रही हैं। जब आप कुछ देखेंगे, जब आप स्टडी करेंगे, तो एक वक्त पे, एक अंतराल में जाने पे एक छोटी छोटी दुर्घटनाओं का योग, घटनाओं का योग, या कई बार पति पत्नी बिल्कुल संग चलना चाहते हैं पर फिर भी कई बार घर का माहौल अगर खराब ना हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, या फिर अगर हो तो भी कोई आश्चर्य की बात ना हो। गुरु तुला के हैं, व्यापार धन भाव के मंगल, लाभ भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। कुंभ राशि के बैठे हैं, यहां शनि और मंगल का परिवर्तन योग, इसे अच्छा कहेंगे। यही बात अगर उलट जाती तो दाम्पत्य को और भी ज्यादा ये खराब कर देते। यहां पे पापक ग्रहों का प्रभाव चतुर्थ भाव पे है और चंद्रमा लग्न को देख रहे हैं। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में प्रेम और ज्ञान का पक्ष बड़ा विस्तृत होता है और व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा का होता है। वो सबको सम्मान देने की कोशिश करता है। द्वितीय भाव के शनि कई बार व्यक्ति को परेशान करने के लिए काफी होंगे। अगर किसी भी तरीके की अभी बेवजह की परेशानी बनी हुई है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि यह पापी भाव के अधिपति शनि और 12वें भाव के अधिपति शनि का दुष्परिणाम है। वैसे आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखूं तो कन्या राशि पे अभी ढैया और साढ़े साथी का कोई प्रभाव नहीं है, और अगर गोचर से देखें तो अभी गुरु मीन राशि में जा रहे हैं जो आपके राशि के सामने ही है। तो अभी आपकी कुंडली में जब तक ये गुरु मीन में है और मीन से मेष में जब जाएंगे तो स्वास्थ्य जनित समस्याएं दे सकते हैं। इस कारण से पेट से संबंधित समस्या ना हो इसका ख्याल रखना चाहिए। धन अति व्यय में ना जाए इसका ध्यान रखना चाहिए। और कई बार व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पर अपने दुश्मनों की सुरक्षा, अपने आपकी सुरक्षा दुश्मनों से कैसे करे, इस भाव की वृद्धि करनी चाहिए। लड़ाई झगड़े से भरोसा उठा लेना चाहिए। शनि का जो गोचर है अभी मकर राशि से वो अपने कुंभ राशि में जाएंगे, मूल त्रिकोण राशि में। इस राशि के लिए वो 8वें जा रहे हैं, ये ठीक होगा। और ये कई बार आपको 6वें 8वें का संबंध शनि के लिए ठीक होता है, और वस्तुतः इस कुंडली के लिए वो ठीक नहीं होते, पर फिर भी वो कुंभ में है और गुरु मेष राशि में है। ये दोनों का प्रभाव तृतीय एकादशवें का बनेगा, तो कुछ हद तक कुछ परिणाम आपके जीवन को संतुलित करने वाले भी बनेंगे। आपका साहस और आपका बल कभी नष्ट नहीं होगा, और लड़ने की ताकत आपके पास, जीवन के विपरीत परिस्थितियों से ताकत जो लड़ने की होती है वो बढ़ी रहेगी। ये बात इतनी है। आलस्य मत करिएगा, प्रमाद मत करिएगा, किसी को दीजिएगा मत, और जितना ज्यादा हो सके अपने घर की सुरक्षा को लेकर के, घर की सुरक्षा को लेकर के जिम्मेदार रहिएगा। इस कुंडली के लिए अंक 8 बहुत अच्छा होगा। इस कुंडली के लिए कर्क और वृश्चिक राशि के लोग अच्छे होंगे। ये कुंडली उत्तर और पूर्व दिशा में बहुत ज्यादा फलीभूत हो सकती है। ये कुंडली नक्षत्र के आधार पर पुनर्वसु, मघा, कृतिका, भरणी, विशाखा और हस्त, अनुराधा और मृगशिरा, इन नक्षत्रों में कोई भी काम करना हो आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई गंभीर और कोई भी और भी काम करना हो तो पुष्य और पुनर्वसु भी ठीक रहेंगे। आपकी कुंडली के हिसाब से उत्तरा भाद्रपद भी बहुत अच्छा रहेगा। उत्तरा भाद्रपद, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा, ये तीनों नक्षत्र अच्छे रहेंगे। दिन गुरुवार का बहुत अच्छा होगा और अंक आपके लिए मैंने 8 बताया है। इसके साथ साथ अगर शत्रुता कभी भी करनी हो तो किन से ना करें? मेष, कुंभ, सिंह, तुला और धनु वालों से कभी भी शत्रुता ना करिएगा, नहीं तो आपसे आप हार जाएंगे। ये बात मैंने कर्म क्षेत्र थोड़ा मुझे परेशान कर रहा है, इस वजह से आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी का व्रत पत्नी कर सकती हैं, और पति को तुरंत ही 2034 तक के लिए लाजव्रत अवश्य धारण करना चाहिए और सरसों तेल का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। आपकी कुंडली में गुरु का प्रभाव यहां के लिए सामान्य होगा। अगर राहु की दृष्टि गुरु पे नहीं होती तो यह कुंडली और भी अच्छी हो सकती थी। अगर गुरु मंगल को देख रहे हैं तो व्यक्ति में शिक्षकीय गुण भी होगा और उसका कम्युनिकेशन ठीक होता है। चतुर्थ भाव पे शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव है, इस वजह से घर में कलह का वातावरण न प्रभावित करे, और घर कैसे शुद्ध और शांत रहे, साफ सफाई का ध्यान कैसे रखना है इसका ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा वास्तुविद के चक्कर में न पड़िएगा और भगवान ठाकुर जी की पूजा घर में करते रहिएगा तो जीवन आसानी से कट जाएगा। रामचरितमानस का पाठ प्रत्येक दिन घर में अवश्य किया करिए। गुरु अष्टम में है, शनि की दृष्टि है। अमोघ शिव कवच अगर पढ़ नहीं सकते तो सुनने से भी काम बन जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।